प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे नेफ्रॉन भाग। पिछले पार्ट में हमने देखा था नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग होते हैं। तो नेफ्रॉन भाग में अपन ने देखा था कि जो ये हेनले लूप कपनुमा संरचना बना रहा है, ये कपनुमा संरचना आप देख रहे हैं, बोमन संपुट है। इसके अंदर जो अभिवाही या अपवाही धमनियों के द्वारा जो जाल है उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसको ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट को संयुक्त रूप से, दोनों को संयुक्त रूप से मेलपिगिकाय कहते हैं। आप दूसरे भाग में अपन पढ़ा था कि समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसमें पीसीटी बोलते हैं, और जो ये घूमी हुई संरचना लूप बना रही है वह हेनले लूप है। उसके बाद ये कुंडलित संरचना, इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं, जिसे डीसीटी कहते हैं, और आगे ये संग्राहक नलिका से जुड़ी रहती है। ये भाग अपन ने नेफ्रॉन में देखे थे। आज अपन देख रहे हैं कि मूत्र निर्माण किस प्रकार होता है, इसमें मूत्र का निर्माण किस प्रकार रक्त क्षमता है और अशुद्धि मूत्र के रूप में संग्राहक नलिकाओं तक आती है, और किस प्रकार ये क्रियाविधि होती है। तो मूत्र निर्माण में आज अपन एक एक भाग में इसको देखेंगे। तो ये तो था कल का रिवीजन। तो इस चित्र के माध्यम से या इस चित्र के अनुरूप ही अपन इसको मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आइए मूत्र निर्माण, और मूत्र निर्माण में पहला ही भाग पढ़ रहे हैं अपन, परानिस्यंदन। क्या पढ़ रहे हैं? परानिस्यंदन। तो देखो, मूत्र में 2-3 चरणों में ये पूरा होता है। तो कैसे ये पहले चरण में अपन देख रहे हैं परानिस्यंदन, और परानिस्यंदन में क्या होता है, क्या क्या घटना घटित होती है। देखिए, परानिस्यंदन, इसमें देखो ग्लोमेरुलस में अभिवाही धमनियों द्वारा रुधिर को लाया जाता है। तो इसमें अपन देखते हैं जो ये ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस जो अभिवाही धमनी, इसके द्वारा रक्त को क्या किया जाता है, लाया जाता है। रक्त को इसके अंदर लाया जाता है, इससे रक्त को वापस जाता है, और इसमें ये रक्त क्या होता है, वापस इसमें शरीर के सभी भागों से जो बोमन संपुट हैं, और इसका ही भाग है ग्लोमेरुलस, जो एक जाल सा बिछा रहता है, इसमें रक्त को क्या किया जाता है, लाया जाता है। किसके द्वारा? अभिवाही धमनी द्वारा, अभिवाही धमनी द्वारा लाया जाता है। तो परानिस्यंदन में सबसे पहले अभिवाही धमनियों द्वारा, अभिवाही धमनी द्वारा रक्त को ग्लोमेरुलस में लाया जाता है, इसमें सबसे पहले ग्लोमेरुलस में रक्त को लाया जाता है। और इसमें क्या होता है, देखो, परानिस्यंदन में जब ये रक्त इसमें आता है तो इसमें शुद्धिकरण की प्रक्रिया किस प्रकार शुरू होती है। तो देखिए, हाँ, तो इसमें देखिए रुधिर पर 70 HmG यानी दबाव लगाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें क्या लगाया जाता है, दबाव की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो 70 HM, इसमें बहुत ज़्यादा क्या लगाया जाता है, दबाव लगाया जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं 70 हाँ, बहुत ज़्यादा इसमें दबाव कितने प्रकार का लगाया जाता है। देखिए, हाँ, तो इसमें देखो रक्त को छानने के लिए 70 HmHg प्रकार का दबाव लगाया जाता है। दबाव, इस पर क्या लगाया जाता है,
दबाव लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इस पर क्या रक्त के ऊपर क्या लगाया जाता है, दबाव लगाया जाता है। और इस दबाव के कारण रक्त की छनने की क्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। रक्त की क्या होती है, छनने की क्रिया, यानी प्लाज्मा को छोड़कर, रक्त में प्लाज्मा को छोड़कर, तो प्लाज्मा को छोड़कर शेष भाग छन जाता है। शेष भाग क्या होता है, छन जाता है, शेष भाग छन जाता है। प्लाज्मा को छोड़कर शेष भाग इसमें छन जाता है, तो प्लाज्मा को छोड़कर शेष भाग इसमें छन जाता है इसके द्वारा। तो ये क्रिया परानिस्यंदन कहलाती है। तो ये बौमन संपुट में और ग्लोमेरुलस के भागों में होती है। इसे क्या कहते हैं, परानिस्यंदन कहते हैं। तो परानिस्यंदन में अपन ने देखा पहले भाग में, अभिवाही धमनियों द्वारा रक्त को ग्लोमेरुलस में लाया जाता है। इस पर 70 Hg दबाव लगता है, दबाव पड़ता है, जिसके कारण प्लाज्मा को छोड़कर शेष भाग इसमें छन जाता है। अब देखिए, यह तो थी परानिस्यंदन की घटना। दूसरा देखिए, वर्णात्मक पुनः अवशोषण। वर्णात्मक पुनः अवशोषण में देखिए इसमें क्या क्रिया संपन्न होती है। तो देखो, वर्णात्मक पुनः अवशोषण में इसमें भी जो कुछ महत्वपूर्ण भाग, यानी रक्त के जो काम की चीजें, यानी कह सकते हैं इसमें जो शरीर के उपयोगी पदार्थ हैं, उसको वापस क्या किया जाता है, लिया जाता है। तो ये देखो, वर्णात्मक पुनः अवशोषण में इस क्रिया में देखियो, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, NaCl है आदि पदार्थों के साथ। तो देखो, इसमें तो पदार्थों में देखो यूरिया वगैरह तो आएंगे ही। यूरिया, जो पीला रंग हमारे मूत्र का, यूरिया, यूरिक अम्ल है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, HCl है। इसके साथ साथ क्या आ जाते हैं, इसके साथ साथ देखो महत्वपूर्ण पदार्थ भी, जैसे ग्लूकोज और क्या आता है, ग्लूकोज है, वस्य अम्ल, ये भी क्या है, साथ में आ जाते हैं। देखो, ये भी इस क्रिया में साथ में आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, ये साथ में आते हैं, तो इन पदार्थों को वापस रक्त में मिला दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, वर्णात्मक पुनः अवशोषण। जो ये पदार्थ हैं, ये उपयोगी पदार्थ हैं, ये उपयोगी पदार्थों को वापस किस में मिला दिया जाता है, रक्त में मिला दिया जाता है, रक्त में मिला दिया जाता है, रक्त में मिला दिया जाता है। ये वर्णात्मक पुनः अवशोषण होता है। तो इसमें जो है ना, यूरिया, यूरिक अम्ल, HCl वगैरह तो अशुद्धियाँ आती हैं, जिसमें साथ साथ ग्लूकोज है, वस्य अम्ल है, जैसे पदार्थ, उपयोगी पदार्थ शरीर के साथ आ जाते हैं। इसको वापस यहाँ से वर्णात्मक पुनः अवशोषण में क्या किया जाता है, रक्त में मिला दिया जाता है। अब देखो, ये तो दूसरा। अब देखो, तीसरे भाग में अपन देखते हैं, तीसरे भाग में कौन सा शुद्धिकरण, तीसरे देखते हैं। तीसरे में होता है पीसीटी द्वारा पुनः अवशोषण। और पीसीटी आपको पता है, पीसीटी का मतलब है समीपस्थ कुंडलित नलिका, तो इसके द्वारा पुनः अवशोषण क्या है। इसमें अपन ने देखा था, कल ही देखा था पीसीटी में, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये घनाकार उपकला उत्तक का बना होता है। पहले तो आपने देखा था कि ये घनाकार उपकला उत्तक का बना होता है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक थी,
संख्या अधिक। तो ये दोनों इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो ये पीसीटी द्वारा पुनः अवशोषण माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें देखो इस भाग में विटामिन है, एमिनो अम्ल है, ग्लूकोज है, खनिज लवण अपघटन का पुनः उपयोग हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है। तो देखो ग्लूकोज वगैरह रह गया है, ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल, खनिज लवण है, खनिज लवण है। तो इसको क्या किया जाता है, पुनः, हाँ, तो ये जो पदार्थ हैं खनिज लवण है, इसका पुनः अवशोषण हो जाता है, पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। इसका पुनः क्या किया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। तो पीसीटी यानी समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं, जिसमें अपने चित्र में देखा था समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं, कल ही अपने देखा था। तो उसके द्वारा जो है ना, जो एमिनो अम्ल, ग्लूकोज वगैरह, इसका पुनः क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। और देखिए चौथे भाग में चौथा देखते हैं, हेनले लूप द्वारा। हेनले लूप द्वारा क्या होता है, हेनले लूप द्वारा पुनः अवशोषण। हेनले लूप जो घूमी हुई संरचना आप देखी थी, उसमें क्या होता है, देखो इस भाग में जल और विद्युत अपघटन का पुनः, जल व विद्युत अपघटे पदार्थों का पुनः क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है, पुनः अवशोषण। तो सभी पदार्थों, उपयोगी पदार्थ को अलग अलग करने में अपन देखते हैं हेनले लूप भी महत्वपूर्ण भूमिका दे रहे हैं। पांचवें भाग अपन देख रहे हैं डीसीटी। डीसीटी द्वारा पुनः अवशोषण, और ये आपको पता है डीसीटी होते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसके द्वारा क्या होता है, देखिए इसके द्वारा इस भाग में केवल विद्युत अपघटे का पुनः अवशोषण होता है, केवल विद्युत अपघटे पदार्थ का पुनः अवशोषण होता है, पुनः अवशोषण विद्युत अपघटे पदार्थ का होता है। तो पीछे अब रह गए हैं छठे चरण में संग्राहक नलिकाएं। संग्राहक नलिका, इसमें क्या होता है, संग्राहक नलिका अब क्या रहेगा, यहाँ जल और थोड़ी मात्रा में यूरिया का पुनः अवशोषण देखा जाता है। इसमें भी देखो जल और कुछ यूरिया का उपयोग शरीर में चाहिए, तो पुनः क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। इसमें भी पुनः अवशोषण होता है। फिर देखो अब वो जो रक्त में जब ये शरीर में जो उपयोगी पदार्थ वापस आ गए, ले लिए गए, अब जो अशुद्धि बची हैं, अब जो शरीर के काम की नहीं है, जो संग्राहक नलिका में इकट्ठी करके वापस ये जो मूत्र नलिकाओं द्वारा मूत्राशय में लाई जाती हैं और शरीर से बाहर त्याग दी जाती हैं। तो ये क्रियापूर्ण संपन्न होती है किसमें, मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। इस प्रकार ये मूत्र निर्माण की क्रिया विधि संपन्न होती है। तो इसको वापस अपन एक बार रिवीजन में देखें तो देखिए पहले एक बार फिर इसको वापस एक बार देखते हैं। ये भाग है, इसमें आपने देखा था कि ये पीसीटी है, समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं, दूरस्थ कुंडलित नलिका डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका हेनले लूप, संग्राहक, इसके द्वारा ही ये सभी क्रिया विधि होती है। तो देखो मूत्र निर्माण में अपन ने देखा कि पहला भाग है परानिस्यंदन। कौन सा भाग है, परानिस्यंदन। इसमें अपन ने देखा जो अभिवाही धमनियों द्वारा रक्त लाया जाता है, इस रक्त पर दबाव डाला जाता है और दबाव के कारण प्लाज्मा को छोड़कर सारा का सारा रक्त छन जाता है, इसमें अशुद्धि छन जाती है, ये होता है परानिस्यंदन। फिर अपन ने देखा कि वर्णात्मक पुनः अवशोषण में यूरिक अम्ल HCl के साथ साथ क्या आ जाता है, ग्लूकोज, वसी अम्ल वगैरह, ये वापस इसको रक्त में मिला दिया जाता है। ये होता है वर्णात्मक पुनः अवशोषण के द्वारा। फिर अपन ने देखा था कि जो ये तो इसके द्वारा संपन्न। अब देखो पीसीटी यानी समीपस्थ
कुंडलित नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषण। तो इसमें आपको देखा था पीसीटी में क्या पाया जाता है, सर्वाधिक ये घनाकार उपकला की बनी होती है और सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाने के कारण इसमें जो अववासी अम्ल हैं, ग्लिसरीन वगैरह, ग्लूकोज वगैरह जो भी बच गए उसको पुनः अवशोषण किया जाता है। फिर देखो हेनले लूप, ये संरचना हेनले लूप, इसमें भी महत्वपूर्ण, जैसे आप देख रहे हेनले लूप में आपने देखा कि हेनले लूप में जल और विद्युत अपघटन का पुनः अवशोषण होता है, ये यहाँ पर। फिर आपने डीसीटी द्वारा पुनः अवशोषण यानी दूरस्थ कुंडल नलिका द्वारा, इसमें भी दूरस्थ कुंडल नलिका में भी विद्युत अपघटन, केवल विद्युत अपघटन पदार्थ का क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। और संग्राहक नलिका में जल और यूरिया का कुछ मात्रा में अवशोषण होता है और आगे फिर ये आगे भेज दिया जाता है। तो ये चित्र के माध्यम से इसमें अपने अभी देखा था कि जो पीसीटी द्वारा यानी समीपस्थ कुंडल नलिका द्वारा ये बनी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, घनाकार उपकला द्वारा ग्लूकोज और एमिनो अम्लों का पुनः अवशोषण देखा जाता है। हेनले लूप द्वारा जल और विद्युत अपघटन का पुनः अवशोषण देखा जाता है। और डीसीटी द्वारा पुनः अवशोषण में दूरस्थ कुंडल नलिका से कहते हैं केवल विद्युत अपघटन का पुनः अवशोषण होता है। और संग्राहक नलिका में जल और यूरिया का पुनः अवशोषण होता है, आगे इसको भेज दिया जाता है अशुद्धि को और शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। ये तो थी पूरी क्रिया मूत्र निर्माण की। तो अपने मूत्र निर्माण की क्रिया को देखा। इसके साथ ही हमारा ये जो मानव उत्सर्जन तंत्र है 4 चरणों में 4 पार्ट में पूरा होता है। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को देखिए, क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों में भेजें। तो थैंक यू, जय हिंद।